नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जीके से डिटेल स्टडी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो आपको सेट 25 से 30 तक के सामान्य ज्ञान के जो सेट हैं 25 से 30 तक में जो प्राप्त हुए हैं आपको, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप प्रतिदिन हमारे यह जीके के सेट प्राप्त करना चाह रहे हैं तो फेसबुक पर जाकर हमारे पेज ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सेट 25 का पहला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर दिया गया है बालाजी विश्वनाथ। दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ है। संस्थापक की बात करें तो पहले संस्थापक इसके मराठा साम्राज्य के शिवाजी हैं। शिवाजी के बाद इनके उत्तराधिकारी होते गए और साहू जी के समय इन्होंने एक पद सृजित किया जिसका नाम पेशवा पद हो गया। पेशवा पद, तो पेशवा पद का जब सृजन हुआ 1713 में, पहले जो पेशवा बने वो बने आपके बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हैं और इनको जो है दूसरा मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? आंसर दिया गया है अनुच्छेद 155। संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किए गए हैं। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 155 होता है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर है रूस की मदद से। तो रूस की सहायता से यह स्टील प्लांट जो है स्थापित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय पंचवर्षीय जो योजना है इसी समय इसकी स्थापना हुई थी 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से, जो कि अब रूस कहा जाता है। यह जो बोकारो स्टील प्लांट है यह वर्तमान में झारखंड राज्य में है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? आंसर यहाँ पर दिया गया है आपको मेंटल और कोर के बीच। मेंटल और कोर के बीच जो स्थित है असंबद्धता उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मेंटल और कोर होता क्या है। पृथ्वी को अगर हम परतों को 3 भागों में डिवाइड करें, सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो कोर उसकी जो पृष्ठ होता है उसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और जो अंदरूनी भाग है उसको हम कोर के नाम से जानते हैं, और सबसे अंदर जो होता है क्रोड होता है। तो क्रोड वही कोर का भाग होता है। तो यह भाग होते हैं। जो मेंटल होता है ये भूपर्पटी के नीचे, मतलब जो क्रस्ट है उसके नीचे का भाग है। लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला भाग है ये, और पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% हिस्सा जो है वो इसी का है, मेंटल का है। तो इस परत और कोर के बीच की जो परतें हैं उनके बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसी को हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। क्लियर है? और भी असंबद्धताएं होती हैं, और असंबद्धताओं में आपकी कोनराइड असंबद्धता भी पूछी जाती है, तो पृथ्वी से ही संबंधित है। और एक लेहमैन भी है, तो लेहमैन असंबद्धता भी है, कोनराइड असंबद्धता भी है। कोनराइड असंबद्धता जो होती है ये जो पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट होता है उसके बीच की जो असमता होती है उसको कोनराइड असमता कहते हैं। और जो लेहमैन असमता है, जो बाहरी क्रोड है और आंतरिक क्रोड है उसके बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसको हम लेहमैन असमता के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। कयाल क्या है? आंसर दिया गया है केरल की लैगून। कयाल केरल की स्थानीय भाषा में लैगून को ही कयाल के नाम से जानते हैं।
ये लैगून होते क्या हैं? तो जो समुद्र या महासागर या नदियों द्वारा जो किनारे पर एक स्थान बन जाता है, उथला क्षेत्र जल का बन जाता है, उसी को हम लैगून के नाम से जानते हैं या कयाल के नाम से जाने जाते हैं। तो पश्चिमी तट पर केरल में इन्हें कयाल के नाम से जानते हैं। अगर पूर्वी तट की बात करें तो इनको हम लैगून के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दिया गया है कर्नाटक। कर्नाटक के बीजापुर में सबसे बड़ा गोल गुंबज स्थित है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह, इसका जो मकबरा है वो गोल गुंबज के रूप में बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आंसर दिया गया है अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष की जो बनने की प्रक्रिया है वह अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा ही बनता है। कैसे? इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जब दो बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन होता है, उसके बाद जो इंद्रधनुष बनता है उसको हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर दो बार अपवर्तन होगा और दो बार परावर्तन होगा किसी आपतित किरण का, तो वहाँ पर जो बनेगा वो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो थोड़ा धुंधला सा दिखाई पड़ता है, उसमें कम कलर दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं किरण के श्वेत प्रकाश में, वो सारे हमको दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? आंसर दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर? आगे देखते हैं, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। आंसर दिया गया है RSV। RSV विषाणु यह एक प्रकार का आर्थोन्यूमो वायरस है। इसको हम इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के नाम से जानते हैं। रिस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। तो यह जो वायरस होता है ये बच्चों में अधिक प्रभावित करता है। यह एक प्रकार का निमोनिया के लक्षण दिखते हैं बच्चों में, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में दिक्कत, है ना। तो ये खास करके श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक बल का पोत जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया जलावरण किया गया है? तो आंसर है ICGS सचेत। ICGS सचेत को जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है, निर्मित किया गया है, और इसका भारतीय तटरक्षक बल के जो है इसका पोत है, इसका जलावरण हुआ है। आगे देखते हैं, सेट 26 है। पहला प्रश्न इसका दिख रहा है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? एक क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है परीक्षाओं में कुछ। तो समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक हुआ करता था, जो कि अशोक का समकालीन था। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र की सुकरात का जो संज्ञा दी जाती है वो महादेव गोविंद राणा देव को दी जाती है। महादेव गोविंद राणा जो हैं ये ब्रिटिश काल के एक भारतीय न्यायाधीश रहे थे, और यह एक लेखक और समाज सुधारक भी थे। इन्हीं को महाराष्ट्र के सुकरात की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकालीन की स्थिति घोषित की जाती है उस समय हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो इनके निलंबन की जो शक्ति प्राप्त है केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, और कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकता है। और साथ ही ये भी प्रावधान है संविधान में कि जो अनुच्छेद 20 और 21 है इनका निलंबन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संवर्धन हमें प्राप्त है, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो इसके ये जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको निलंबन नहीं होता है, बाकी सारे मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति करते हैं हमारे। आगे देखते हैं,
भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, आंसर दिया गया है 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 से हुआ है। आगे देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत में ही पड़ता है और भारत के राजस्थान में ही पड़ता है। एकमात्र मरुस्थल है भारत में राजस्थान में, वो है थार, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागिन झील को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं ज्वेल इन द रिंग। अगर पूछा जाए ज्वेल इन द रिंग किसे कहा जाता है, तो ये नागिन झील को कहा जाता है, इसलिए भी ये फेमस है, इस नाम से भी फेमस है, ज्वेल इन द रिंग के नाम से। यह डल झील के पास ही जो है स्थित है, जो कि ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी विख्यात है। आगे देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आंसर दिया गया है यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा जो है वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु चाहे जहाँ भी रखी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, दूसरी चीज़ सीधा बनेगा और तीसरी चीज़ हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो किसी भी स्थिति में हो प्रतिबिंब आभासी बनता है अवतल लेंस के द्वारा, ये ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? आंसर दिया गया है बोहर तथा रदरफोर्ड द्वारा। परमाणु संरचना की यहाँ पर बात की गई है, तो इस मॉडल का जो विकास किया है किसके द्वारा किया गया है? तो बोहर और रदरफोर्ड वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी वजह से ही हमको मिठास इसकी महसूस होती है। दूध की बात की गई है तो प्रोटीन की कई बार प्रश्न इसका बना, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है ना, ये आंसर है। ये कई मतलब परीक्षाओं में पूछे भी प्रश्न गए हैं और रटे प्रश्न हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हम हर वर्ष से 16 मई को बनाते हैं। जो प्रकाश की वजह से जो संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं हमारे विश्व में, उसकी ही महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को हर वर्ष 16 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है 27 सेट है ये। पहला प्रश्न इसका है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो भक्ति का मार्ग दिखाया गया उसी को पुष्टि मार्ग के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो जो कृष्णदेव राय हैं इनके अष्टदिग्गज जो हैं वो 8 तेलुगु कवि हुआ करते, जिनको अष्टदिग्गज की संज्ञा दी जाती थी। और यह जो काल था एक प्रकार से देखा जाए तो एक साहित्य का काल था, कवियों का काल था। इस समय काल को हम प्रबंध काल के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी बनता है कि प्रबंध काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रबंध काल, संगम साहित्य और ये अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय, ये सब ध्यान देने वाली बात है। एक दूसरे से प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आंसर होगा 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो युद्ध की घोषणा जो करेंगे या शांति का जो फैसला करेंगे वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि जो सैन्य शक्ति जो है, जो भारतीय सैन्य शक्ति का अगर पूछा जाए प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति हमारे होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तो युद्ध की घोषणा हो या शांति का फैसला हो, उनका कानूनी रूप से लेने का जो शक्ति प्रदान है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर दिया गया है पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति जो क्रांति है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, भारत को पेट्रोल और डीजल में जो है आत्मनिर्भर, पेट्रोलियम में हमें आत्मनिर्भर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर दिया गया है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान हाल ही में चर्चा में भी रहा है, क्योंकि इस जैविक उद्यान के द्वारा जो उद्यान के पशु हैं उनको जो है गोद लेने की जो है शुरू किया गया है। यहाँ पर पास किया गया है कि कोई भी अगर जानवर को गोद लेना चाह रहा है तो 1 साल के लिए उसको ले सकता है, तो इसीलिए चर्चा में रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर तितली उद्यान भी है, ये प्रथम तितली उद्यान है भारत का और बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। क्षत्रिय राजघराने के जो ज्ञात्रक कुल के थे, इनके जो पिता हैं वो क्षत्रिय राजघराने के ज्ञात्रक कुल के हुआ करते थे राजा, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। आगे देखते हैं। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? आंसर दिया गया है नीला। नीले प्रकाश में उच्चतम होती है। नीला कहीं कहीं बैंगनी भी आया, तो बैंगनी और नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो है उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, क्योंकि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो 400 से 450 nm तक होती है, नैनोमीटर तक। इसी वजह से यहाँ से उच्च ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? आंसर दिया गया फ्लोरीन। ऑक्सीकारक यहाँ पर बात की गई है। तो ऑक्सीकारक क्या कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो प्रबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता किसमें होगी? फ्लोरीन में होगी, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 180 mg। 140 से 180 mg जो होता है यह सामान्य स्तर है हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का। इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे नुकसानदायक होता है। यह स्तर ज़रूरी भी होता है शरीर में जो है क्रियाओं के लिए, है ना। एक प्रकार का तेलीय जो होता है ये पदार्थ होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? तो जिनेवा में संपन्न हुई। यह कहाँ संपन्न हुई है? जिनेवा में, है ना। और ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इसके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो आंसर है चेदी वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उदयगिर में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ उपस्थित है? तो उदयगिर। वहाँ से जानकारी किसकी मिलती है? कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से संबंधित है। अच्छा, कहीं कहीं पर इनको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चेदी वंश के जो संस्थापक हैं वो महामेघवाहन हैं। तो महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, इसको चेदी वंश भी कहा जाता है। क्लियर है। कलिंग वर्तमान में क्या? उड़ीसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खो दिया भैया? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत खो दिया। इसके पहले तक एकाधिकार प्राप्त था कंपनी को। चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी भारत के अंदर, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में हमें जो है
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि संविधान के भाग 4 में है। क्लियर? आगे देखते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। सुपरनोवा क्या है? आंसर दिया गया है एक मृत प्राय तारा। सुपरनोवा क्या होता है कि किसी तारे का जब भयंकर विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। यह एक किसी भी तारे की जो है अंतिम स्टेज होती है। विस्फोट होने के बाद प्रकाश उत्पन्न होता है, बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है डेड कंडीशन में होने लगता है। तो सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है जो खत्म होने की स्थिति में होता है एकदम। आगे देखते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? आंसर दिया गया है धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं और इनके बीच में ही हमारी कुल्लू घाटी अवस्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आगे देखते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर दिया गया है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मतलब नमी को मापने के लिए जो यंत्र होता है हवा की, कौन सा होता है यंत्र? हाइग्रोमीटर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या बदलना है? आंसर दिया गया सक्रियण ऊर्जा को। सक्रियण ऊर्जा किसी उत्प्रेरक का कार्य ही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाए, उसमें अपनी भूमिका निभाए। तो बढ़ाने का काम है, तो इसका मतलब उसकी सक्रियण जो ऊर्जा है उसको बदलने का जो काम होगा, धीमा या तेज करने का जो काम होगा, वो उत्प्रेरक ही करेगा। आगे देखते हैं। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? आंसर है लेग्यूमिनोसी कुल। लेग्यूमिनोसी कुल में ऐसे पादप आते हैं जो कि फली वाले होते हैं। तो फली वाले जितने भी जो पौधे हैं वो लेग्यूमिनोसी कुल में ही आते हैं और दालें इसी कुल में आती हैं। आगे देखते हैं। किस राज्य में फसल उत्पादन प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है? आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ द्वारा जो है किसान न्याय योजना शुरू की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि राजीव गांधी की जयंती पर शुरू की गई है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। बात करें पहले जन भाषण की तो बीएचयू का जो उद्घाटन समारोह था, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह, जब 1916 में इसका उद्घाटन हुआ तो एक समारोह आयोजित किया गया था एनी बेसेंट जी की अध्यक्षता में। तो वहाँ पर इन महात्मा गांधी को भी निमंत्रित किया गया था और उन्होंने अपना भारत के अंदर पहला जन भाषण दिया और यह एक ऐतिहासिक जन भाषण बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत और जो राजघराने के लोग हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा भर्त्सना की थी। तो एक ऐतिहासिक भाषण है इनका। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर दिया गया है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 का ए में हमको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो आंसर दिया गया है जुलाई से जून। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो होता है वो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। और भारतीय जो वित्त वर्ष है, इसका जो लेखा वर्ष है अन्य बैंकों का देखा जाए तो वह होता है 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 30 मार्च तक, है ना। तो ये होता है, इसमें डिफरेंस, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष पूछा जाए तो आंसर करेंगे जुलाई से जून। अगला प्रश्न।
सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है? आंसर दिया गया अमेज़न तथा ज़ेरे बेसिन में। अमेज़न नदी तथा ज़ेरे नदी की जो द्रोणियाँ हैं, बेसिन्स हैं, उनमें जो है रबड़ की खेती सर्वाधिक की जाती है। या तो एक बात हो गई। यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है रबड़ का, तो आंसर होगा थाईलैंड। उत्पादन के मामले में प्रथम कौन है? थाईलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन में। क्लियर? आगे देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय रेंज कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड के जो है रेंज, हिमालय की ही एक रेंज है, और यहाँ पर बद्रीनाथ स्थित है, जो कि एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध चारुकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो चारुकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से चारुकुला नृत्य संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये प्रश्न जाने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? आंसर है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया है। अगला है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। फूड प्रोसेसिंग की खाने को ज़्यादा दिन तक चलाना है तो सोडियम बेंजोएट मिला दिया जाता है उसमें, जिसकी वजह से खाना जो है, खाद्य पदार्थ हमारे जो हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होने पाते हैं। तो जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, तो उनके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वह जल्दी ख़राब नहीं होने पाते हैं। आगे देखते हैं। मिनी माता रोग द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? किसके द्वारा? तो पारा के द्वारा। जब पानी में पारे की दिक्कत हो जाती है तो यह प्रदूषण का रूप ले लेता है, और यह जो पारा होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और एक रोग उत्पन्न करता है। इसको मिनी माता रोग के नाम से जानते हैं हम, मिनी माता बेरी भी कहते हैं इसको। तो मीना माता रोग होता है या मिनी माता रोग होता है, यह बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपना मानसिक संतुलन खो देता है, पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती हैं और मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखते हैं। 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो 10 देशों के साथ जो है भारत का चयन हुआ है, जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है ना। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आगे देखते हैं। सेट 30 का पहला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? आंसर दिया गया है काबुल में। बाबर के द्वारा अपनी जो पूर्वज हैं उनकी पदवी को त्याग कर, इसके जो बाबर के पूर्वज थे उनकी एक पदवी होती थी मिर्ज़ा, इस मिर्ज़ा पदवी को त्याग कर उसने पातशाह की पदवी धारण की थी जब इसने काबुल पर विजय प्राप्त की थी। तो यह इतिहास में समय काल की बात करें तो 1506 ईस्वी में इसने जो है पातशाह की उपाधि धारण की थी। कहाँ पर? काबुल विजय के उपरांत। इसी के दौरान इसने जो है जब काबुल पर विजय प्राप्त की तो पातशाह की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आंसर दिया गया है 15। संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो संविधान सभा जब चुनी गई तो प्रारंभ में 10 महिलाएं थीं, बाद में 5 महिलाएं और शामिल हुईं, तो कुल मिलाकर 15 हो गई। इसलिए सही आंसर क्या होगा? 15। प्रश्न है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? तो आर्थिक विकास सामान्यतः किससे युग्मित होगा? स्फीति के साथ। हमेशा जो आर्थिक विकास होगा युग्मित किसके द्वारा होगा? वो स्फीति के साथ ही युग्मित होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर है आर्कटिक महासागर। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहाँ से? तो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है।
यहाँ से जो है इस दर्रे के द्वारा उत्तराखंड से तिब्बत का रास्ता मिलता है ना। तो लिपुलेख जो दर्रा है उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कहाँ से गुजरती है, तो इसी दर्रे के द्वारा गुजरती है। आगे प्रश्न है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबद्ध हैं, तो सरोद जो है वाद्य यंत्र इसी से ये संबंध है, इसी क्षेत्र में इनको महारत हासिल है। 1991 में इनको जो है पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला है ना। तो पद्म भूषण विजेता भी हैं ये इसी के चलते, है ना। आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। जो निकट दृष्टि दोष होती है इसके निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो हमको दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो यही निकट दृष्टि दोष होता है। इसको निवारण करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, निवारण हो जाता है। आगे देखते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। तो किण्वन क्रिया मतलब जो होती है, जैसे कहते हैं कि सिरके का बनना किस क्रिया का द्वारा होता है, तो वो भी किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है। सिरका में होता है क्या, एसिटिक एसिड मतलब अल्कोहल ही तो होता है, तो शराब में भी अल्कोहल होता है, तो इसका निर्माण भी किसी क्रिया द्वारा होता है, किण्वन क्रिया के द्वारा ही होता है। एलिसा जांच के रोग की पहचान करती है, ये किसके लिए होती है, तो एड्स की जांच कराने के लिए होती है। एलिसा का अगर लिखें हम ELISA, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट असे। फुल फॉर्म क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट असे। यह जो टेस्ट होता है वो एड्स की पहचान करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि यह हमारी एंटी जो बॉडी होती हैं जो कि हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, एंटीबॉडी, उनमें कितना इन्फेक्शन है, किसके द्वारा इन्फेक्टेड हैं वो, यह पता करता है यह टेस्ट, है ना। और एड्स है क्या, ये इन्फेक्टेड करता है हमारी प्रतिरक्षा इकाई को। प्रतिरक्षा इकाई मतलब एंटीबॉडी को, तो उनकी ही जांच करता है जिससे एड्स की पहचान होती है। तो आगे देखते हैं। प्रश्न है WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व ने चेचक से मुक्ति पा ली थी, तो 1980 में चेचक से विश्व को मुक्ति मिल गई थी। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न हो गए आपको, कुल मिला के 6 सेट के प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई और 60 प्रश्न बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।